अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज का वेबिनार जो है दिस इज़ अबाउट टैक्स सेविंग्स इन पेंशन स्कीम्स एंड म्यूचुअल फंड्स. माय नेम इज़ तनवीर हरल. आई एम हेड ऑफ मार्केटिंग, कस्टमर सर्विसेज एंड बिजनेस इनोवेशन. विद मी इज जीशान. मुझे लग रहा है थोड़ी आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी एको हो रही है. तो एको हो रही है? या तो मेरा ख्याल है माइक आपका दूर है, मेरा ख्याल है, या आई डोंट नो. अच्छा, मैंने हैंड फ्री लगाई है, आई डोंट नो. मैं दोबारा ट्राई करता हूँ. ओके, अब ठीक है. अच्छा, ओके जी. माय नेम इज़ तनवीर हरल जी. मेरे साथ जीशान कुद्दूस हैं, चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर, यूबीएल फंड मैनेजर्स लिमिटेड. आज का टॉपिक जो है वो टैक्स सेविंग्स के बारे में है कि किस तरह आप लीगली अपनी स्पेशली जो सैलरीड हमारे लोग हैं वो कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट जो है टैक्स बचा सकते हैं. जी जीशान, ओवर टू यू. वालेकुम, थैंक यू तनवीर. वालेकुम व्यूअर. आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है तनवीर? जी जी, एब्सोल्युटली जी. हम कोशिश करेंगे सेशन को बहुत मुख्तसर करें और टू द पॉइंट जो रेलेवेंट चीज़ है और आपके लिए शायद अहम है वो उस पर बात करें. इस टॉपिक पे जाने से पहले तनवीर, आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट यूबीएल फंड्स वेरी क्विकली. अगर आप स्लाइड कोई मूव कर रहा हो. और जी, सो बेसिकली वी आर अ सब्सिडरी ऑफ यूबीएल बैंक. wholly owned subsidiary है यूबीएल बैंक की. Currently we are managing about 91 billion rupees in mutual funds and pension funds. इसके अलावा जो SMAs हैं वो इसके अलावा है. आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बहुत सारे अवार्ड्स हमें मिले हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम. मुझे ये एक्चुअली मैं स्क्रीन को जी. सो मिसाल के तौर पे आप अगर देखें बिल्कुल लेफ्ट के ऊपर आखिरी रॉ के अंदर, सो मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी का अवार्ड हमें मिला. मैप के जो अवार्ड से वो 3 years इन रनिंग हमें मिला. प्लस जो हमारी कंपनी की रेटिंग है दैट इज AM1, विच इज बेसिकली द हाईएस्ट रेटिंग असाइंड टू एनी एसेट मैनेजमेंट कंपनी. सबसे हाईएस्ट रेटिंग हमारे पास है. हमारे जो कोर सॉफ्टवेयर है हमारा उसको यूएस में एक अवार्ड मिला है यहाँ पाशा अवार्ड्स. सो जो सॉफ्टवेयर है हमारा जो बेसिकली ये सारी जो हमारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव्स है उसको बैक करता है, वो उसको अवार्ड मिला जैसे मैंने अर्ज किया. हमारा एक एक्विटी फंड है अलमीन शरिया स्टॉक फंड. बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है. अगर लास्ट 3 years के रिटर्न्स में देखें और लास्ट 10 years के रिटर्न पे देखें तो दैट्स द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड इन द इंडस्ट्री. नेक्स्ट पे अगर हम स्लाइड अगर कोई सॉरी जी और आगे अगर हम आ सके जी. देखिए बेसिकली आज के वेबिनार का जो मकसद है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको थोड़ा अपडेट करना है. और वो ये है कि देखिए हम जब अपनी इनकम्स को अर्न करते हैं तो उसके ऊपर हम बहुत सारे टैक्सेस पे करते हैं. एंड वन सच टैक्स इज इनकम टैक्स. और इन मोस्ट केसेस जैसे अगर मैं बात करूं सैलरीड एम्प्लॉइज, तो हमारी सैलरी से एट द टाइम ऑफ सैलरी पेमेंट जो मंथली हमें मिलती है उसके अंदर से ही एक विदहोल्डिंग टैक्स हर महीने डिडक्ट हो जाता है. और वो पूरे साल में जब आप उसको एक्यूमुलेट करते हैं तो वो जो टैक्स डिडक्शन आपकी सैलरी के ऊपर हुई हुई होती है वो वही बन जाती है जो आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है. और डिपेंड करेगा कि वो किस रेट पे डिडक्ट होना है, वो डिपेंड करेगा कि आपकी महीने की या साल की जो इनकम है वो कितनी है. और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है नेचुरली वैसे वैसे आपका जो इनकम टैक्स का रेट है जिसके ऊपर आपकी विदहोल्डिंग होनी है या आपको नेट टैक्स पे करना है वो बढ़ती जाएगी. 35% तक ये टैक्स रेट कुछ केसेस में चले आता है. मैं भी आपको दिखाऊंगा. सो नाउ द थिंग इज कि देखिए हम सब जब अपनी इनकम में से कुछ सेविंग्स करते हैं तो हमारा जाहिर है ये ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम उससे रिटर्न या प्रॉफिट जनरेट करें या करने की कोशिश करें. और जाहिर है उसके पीछे जो एक ब्रॉडर मकसद होता है वो ये होता है कि हम सबकी ज़िंदगी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि मैंने मिसाल के तौर पे अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए कुछ करना है, या मैंने घर बनाना है, ट्रैवल करना है, या बच्चों की शादियाँ, इट कैन बी एनी अदर पर्पस, हज उम्रा ज़ियारतों पे जाना है. सो कोई भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है और उस ऑब्जेक्टिव के लिए आप सेविंग करते हैं. वो सेविंग
आपको इस आप ऑब्जेक्टिव से करते हैं कि कुछ रिटर्न देगी और रीजनेबल रिटर्न देगी, और फिर जब आपका वो टाइम आएगा जब आपको वो पैसे और प्रॉफिट जो है वो यूज करने की जरूरत पड़ेगी, तो उस वक्त इनफ सेविंग्स और प्रॉफिट्स आपके पास होंगे कि आप जो है वो अपने ऑब्जेक्टिव जो आपने सोचे वो पूरे कर सकें। म्यूचुअल फंड जो है वो बेसिकली एक पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। हम कई दफ़ा इस पर बात कर चुके हैं कि जिसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स और हर तरह के इन्वेस्टर्स पैसे अपने पूल करते हैं, और वो पूल कलेक्टिवली हम एज एसेट मैनेजमेंट कंपनी यूबीएल फंड्स हम वो पैसे को आगे इन्वेस्ट करते हैं ऑन योर बिहाफ। द बेस्ट थिंग अबाउट म्यूचुअल फंड इज कि व्हेन यू बिकम पार्ट ऑफ द पूल, so it doesn't really matter कि आपका उस पूल में जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना है, which essentially means कि अगर फॉर एग्जांपल एक पूल में मैंने 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है और आपने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की हुई है, और कलेक्टिवली वो पूल सारे इन्वेस्टर्स का मिला के से 10 अरब रुपए का है, और उस 10 अरब पे से फॉर एग्जांपल मुझे मनी मार्केट साइड पे 6.5% का रिटर्न मिल रहा है, तो उस पूल के जितने भी इन्वेस्टर्स होंगे रिगार्डलेस ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, के वो 1000 रुपए वाले इन्वेस्टर हैं या 100 मिलियन रुपए वाले इन्वेस्टर है या लाख रुपए वाले इन्वेस्टर, सबका रेट ऑफ रिटर्न उस पीरियड का 6.5% ही होगा। सो वंस यू बिकम पार्ट ऑफ दैट पूल, उस पूल में फिर डिफरेंशिएशन नहीं होती है कि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है कि ज्यादा है, और आपको प्रॉफिट एलोकेशन उसके हिसाब से नहीं होती, बल्कि उस पूल को अक्रॉस एवरीवन इन द पूल गेट द सेम रिटर्न। ना तो म्यूचुअल फंड की एक बहुत आई थिंक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे टाइम हम रियलाइज करते हैं कि लोगों को अंदाज़ा नहीं है उसका। वो अंदाज़ा ये नहीं है कि म्यूचुअल फंड में जहां आपको रिटर्न मिलते हैं या प्रॉफिट्स मिलते हैं किसी भी इन्वेस्टमेंट्स की तरह, साथ में आपको एक टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। और वो टैक्स बेनिफिट ये है कि अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे सैलरीड इंडिविजुअल्स की मिसाल के तौर पे, और तनवीर अगर हम वो स्क्रीन दिखा सकें जहाँ पे रेट्स आ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम हाँ यहाँ पे रखिए, इससे पीछे वाली नहीं, हम अभी एक एग्जांपल वाली इससे 2 स्लाइड्स पहले आई थी, एक और जी। तो ये स्क्रीन मिसाल के तौर पे आपके पास है, और ये सैलरीड इंडिविजुअल्स की हमने 2 यहाँ पे एग्जांपल्स ली हैं। और अभी हम तो मिसाल के तौर पे ऑन दी लेफ्ट अगर आप देखें तो हमने यहाँ लिखा है कि आपकी से एनुअल टैक्सेबल इनकम इज 25 मिलियन, और जाहिर है ये 25 मिलियन इज जस्ट एन एग्जांपल, ये 10 लाख भी हो सकती है और 20 लाख भी हो सकती है, और मैं भी आपको दिखाऊंगा अभी, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो अज्यूमिंग कि आपकी जो एनुअल टैक्सेबल इनकम है वो 25 मिलियन रुपए, सो आप जो अपनी सैलरी के ऊपर टैक्स पे करेंगे वो अबाउट दैट 23.6%। जैसे मैं भी कह रहा था कि आपकी सैलरी पे हर महीने जो टैक्स डिडक्ट होता है, तो इस सैलरी ब्रैकेट के ऊपर जो आपका एवरेज टैक्स रेट बनेगा दैट वुड बी अबाउट 23%। और अगर आप उसको रुपीस की में कन्वर्ट कर दें तो आपका जो टैक्स बनेगा पूरे साल का ऑन योर इनकम दैट वुड बी अबाउट 5.9 मिलियन, 60 लाख रुपए के करीब जो है आप अपनी सैलरी के ऊपर टैक्स लेंगे। नाउ म्यूचुअल फंड में अगर आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए तो द लॉ इज कि आप अपनी इनकम का 20% तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके और उस अमाउंट तक अपनी टैक्स डिडक्शन को स्ट्रेट अवे कम कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज वो अमाउंट 20 लाख से ज्यादा ना हो। सो इट्स 20% ऑफ योर इनकम और 2 मिलियन विच एवर इज लोअर। तो इस केस में आप 20 लाख रुपए तक की म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वो किसी भी म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। वो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड भी हो सकता है जो बिल्कुल एक लो रिस्क फंड होता है, जो ट्रेजरी बिल्स और बैंकिंग डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करता है, टू द हाईएस्ट रिस्क फंड विच इज एन इक्विटी फंड। आप इनमें से किसी भी एक या मल्टीपल फंड्स में से 20 लाख रुपए की इन्वेस्ट करेंगे और स्ट्रेट अवे जो आपको प्रॉफिट्स मिलने हैं या जो अपॉर्चुनिटी है प्रॉफिट की वो तो जाहिर है बिल्कुल है, लेकिन इन एडिशन टू प्रॉफिट्स इस 20 लाख रुपए के ऊपर आपको एक टैक्स रिबेट मिल जाएगा विच इज 473,000 रुपीज। और ये कैलकुलेट ऐसे हुआ कि आपने 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, आपकी सैलरी का जो इफेक्टिव रेट है दैट इज अबाउट 23.6%। तो आप जब इस 20 लाख को इस 23.68% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4,73,000 रुपए की अमाउंट आती है, विच इज द टैक्स रिडक्शन फ्रॉम योर सैलरी टैक्सेशन। और ये 20 लाख पे आपको एक इंस्टेंट मुनाफा मिल गया इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस्ड टैक्सेस ऑन योर सैलरी। हाउ डू यू क्लेम दैट? ये सिंपल है। आप जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे यू विल गेट एन अकाउंट स्टेटमेंट,
वो अकाउंट स्टेटमेंट आप अपने HR या पेरोल प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट में देंगे और बेस्ड ऑन दैट उनको लॉ में ही अलाउड है कि वो स्टेटमेंट की बेसिस के ऊपर ये कैलकुलेशंस करके और आपकी सैलरी का जो हर महीने टैक्स डिडक्ट होता है उस टैक्स की डिडक्शन को इन दिस केस 473,000 से कम कर और आपकी जो है वो इंस्टेंट टेक होम सैलरी जो है वो बढ़ जाएगी। तो लॉ ये है म्यूचुअल फंड्स का कि आप अपनी इनकम का 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर टैक्स रिडक्शन पर्पसेस, मैक्सिमम वो 20 लाख होगा। जैसे ही आपने ये काम किया आपके एम्प्लॉयर आपको वो टैक्स की एडजस्टमेंट दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस टैक्स एंड द कंडीशन इज कि वंस यू हैव क्लेम्ड अ टैक्स रिबेट और टैक्स रिडक्शन देन यू नीड टू होल्ड दैट इन्वेस्टमेंट फॉर 2 years। तो आप देखिए वैसे भी तो सेविंग्स करते हैं, आप वैसे भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और थोड़ी मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। म्यूचुअल फंड आपको क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा है? म्यूचुअल फंड आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है, मिसाल के तौर पे आपने हमारे अल-अमीन इस्लामिक कैश फंड में इन्वेस्ट किया होता जिसका से अभी रिटर्न है 6% पर एनम। इट्स अ मनी मार्केट फंड, इट्स अ इस्लामिक मनी मार्केट लो रिस्क फंड। उसमें आपने इन्वेस्ट किए होते 20 लाख रुपए, तो आपको आज के हिसाब से 6% का तो मुनाफा पर एनम मिल जाता। तो अगर आप उसको 2 years में अज्यूमिंग के कोई इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता तो आपको 2 साल में अल-अमीन इस्लामिक कैश फंड से 12% का मुनाफा मिल जाएगा। प्लस अगर आपका टैक्स रेट 23% है तो आपको उस हद तक 4,73,000 रुपए का एक एडिशनल बेनिफिट मिल गया जो जनरली दूसरी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स में अवेलेबल नहीं होता। तो आप जब इसको प्लस कर दें तो एक्चुअली 473,000 रुपीज प्लस 12 लाख 1.2 मिलियन, अगर आप इसको ऐड कर दें तो ये कलेक्टिवली 6 लाख रुपए का टोटल आपकी सेविंग्स एंड प्रॉफिट बन जाते हैं ऑन अ 2 million rupee इन्वेस्टमेंट्स ओवर 2 years। तो ये अगर आप इसको पर मंथ कैलकुलेट कर लें तो पर ईयर कैलकुलेट कर लें तो ये तकरीबन कोई 3 लाख रुपए का मुनाफा आपका एनुअलाइज बन जाता है ऑन अ 2 million rupee इन्वेस्टमेंट एंड यू आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क, इट्स अ लो रिस्क फंड। So the point we are trying to make is कि देखिए हम सब सेविंग्स करते हैं, हम सब इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और हम सब की इन्वेस्टमेंट्स। तनवीर हमें एक और एग्जांपल दिखानी चाहिए, बहुत अच्छी आपने एक एग्जांपल सामने रख दिया। सो ये अगर आप देखें तो नहीं जो 3 million रुपीज वाली, तो अज्यूमिंग कि अगर आपका एक और एग्जांपल आप देख ले तो आपकी सैलरी की जो इनकम है साल की वो है 30 लाख रुपए यानी 2.5 लाख रुपए महीने की। और ये जब हम टैक्सेबल इनकम कहते हैं तो दिस इज योर दिस इंक्लूड्स आपकी जो बेसिक सैलरी है, आपका हाउस रेंट अलाउंस है, आपके बोनसेस हैं और आपका अगर कोई कार अलाउंस है उस तरह का जिसपे टैक्स लगता है। तो कलेक्टिवली अगर 30 लाख रुपए की आपकी इनकम है टैक्सेबल इनकम, तो आप रफली 9.4% का आज टैक्स पे कर रहे हैं ऑन योर सैलरी, जो कि आपकी जैसे मैंने कहा कि हर महीने आपकी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है, जो कि साल का बनता है 282,000। तो म्यूचुअल फंड में फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स रिडक्शन आप अपनी इस इनकम विच इज 3 million का 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं विच इज 600,000। ये आपके सामने आ रहा होगा, ये मैंने यहाँ पे अगर कर्सर कोई रख सके आप में से, तो ये 6 लाख रुपए की आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स रिडक्शन। उस 6 लाख रुपए के ऊपर आपका जो टैक्स रेट है सैलरी का 9.4%, उससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 56,000 की अमाउंट आएगी विच इज अ टैक्स रिडक्शन which is a straight tax reduction from your salary। तो मतलब इसका ये हुआ कि ऑन 600,000 इन्वेस्टमेंट आपको शुरू में ही 56,000 का एक एडिशनल फायदा हो गया इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिडक्शन, प्लस इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो आपको रिटर्न मिलेगा अगर आप जैसे मैंने कहा कि आप अल-अमीन इस्लामिक कैश फंड में कर रहे होते हैं तो आज 6% का मुनाफा वो एडिशनल है, वो तो आप वो दैट्स योर्स, वो तो आपको मिलना ही है। लेकिन उस मुनाफे के अलावा द मोमेंट यू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड वो आपको एक टैक्स डिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ योर सैलरी इनकम या अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो उसमें मिल जाता है, जो कि एक्चुअली चेरी ऑन द टॉप है। द ओनली कंडीशन इज कि अगर आपने टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है तो आपको उस इन्वेस्टमेंट को 2 years तक होल्ड करना है और ये लॉ की कंडीशन है, ये हमारी इम्पोज कंडीशन है। राइट पे एक और एग्जांपल है, वी कैन एक्चुअली वेरी क्विकली, सो अज्यूमिंग इफ यू आर मेकिंग 10 million rupees a year, your effective tax rate is about 18.4% and you pay 1.84 million in taxes from your salary, which is deducted on a monthly basis. Now you are allowed to invest 20% of your income and maximum of 2 million. So इस केस में they both are same, so you know for the tax purposes or for tax reduction purposes rather you can invest 2 million rupees.
On a 2 million rupee investment, in this case, when you are earning 10 million rupees a year, you will save about 369,000 rupees only in taxes. और इसको करने के लिए what you need to do is just to invest. एक अकाउंट स्टेटमेंट है जो आप हमारी ऐप से भी जनरेट कर सकते हैं. We'll send it to you through an email. You need to submit that statement to your payroll department, and based on that, the law allows the employer to make an adjustment right then and there. तो जैसे ही आपने इन्वेस्टमेंट की, आप उस सैलरी ब्रैकेट में, अभी मैं बता रहा हूँ, जो 10 मिलियन रुपए की इनकम है, आपने 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट किसी भी म्यूचुअल फंड में की, आपको 369,000 विच इज 18.45%, विच इज योर टैक्स रेट, वो मुनाफा या वो टैक्स रिडक्शन आपको स्ट्रेट अवे मिल जाएगा. आपकी टैक्स की जो मंथली सैलरी की रिडक्शन होती है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और फिर जो आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिलेगा वो उसके अलावा है. यू नीड टू होल्ड दिस इन्वेस्टमेंट फॉर 2 years. पहले आप वो क्लेम कर लेंगे टैक्स, और उसके बाद आपको 2 साल होल्ड करना है. इट्स नॉट अदर वे अराउंड. सो यू गेट द बेनिफिट फर्स्ट एंड देन यू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ होल्डिंग दिस इन्वेस्टमेंट फॉर 2 years. और वो 2 years इतना ज्यादा इसलिए भी नहीं है कि हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हमने ले ली, हमने स्टॉक मार्केट में शेयर्स ले लिए, हमने रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स कर ली, तो जनरली मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं. तो ये बड़ा एक रीजनेबल पीरियड है कि आप इस इन्वेस्टमेंट को बड़े आराम से होल्ड कर सकते हैं, और टैक्स बेनिफिट लेके अपनी सैलरी जो है, वो टेक होम सैलरी जो है, वो एक्चुअली इफेक्टिवली आप बढ़ा सकते हैं. अब ये इस बेनिफिट, इस टैक्स बेनिफिट के अलावा एक और टैक्स बेनिफिट है कि हम एज एसेट मैनेजर्स वी मैनेज म्यूचुअल फंड्स एंड वी मैनेज पेंशन फंड्स. पेंशन फंड्स आर लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट्स, जिस तरह 401k यूएस में इस तरह का प्रोडक्ट है. तो आप म्यूचुअल फंड में भी 20% ऑफ योर इनकम इन्वेस्ट करके टैक्स रिड्यूस कर सकते हैं, और आप पेंशन फंड में फर्दर 20% इन्वेस्ट करके और अपना टैक्स मजीद रिड्यूस कर सकते हैं. तो इसी स्क्रीन पे अगर आप देखिएगा, और अगर कोई आप में से कर्सर मार्केटिंग टीम से रख सके कि अज्यूमिंग इफ यू आर मेकिंग 10 मिलियन और आपका 18% का टैक्स रेट है जिस पे आप सैलरी पे टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप 2 मिलियन रुपए विच इज 20% ऑफ योर सैलरी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उस पर टैक्स रिबेट ले सकते हैं या टैक्स रिडक्शन कर सकते हैं. और आप 20 लाख मजीद पेंशन फंड, जो VPS जिसको हम कहते हैं, वॉलंटरी पेंशन स्कीम, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. और दोनों पे आप देखिए, ये कर्सर अगर हम यहाँ रख सके कि बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड यू सेव 369,000 in taxes, and then another 369,000 by investing in VPS. The fundamental difference is कि म्यूचुअल फंड में आप अपनी इनकम का 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं, subject to a cap of 2 million, whereas in case of a pension fund you can go up to 20%, और उसमें रुपए की कोई लिमिट नहीं है. तो if you are making 25 million rupees a year, आप उसका 20% जो कि 50 लाख बनता है, आप पूरा 50 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं इन पेंशन फंड. whereas म्यूचुअल फंड में आप जाहिर ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन टैक्स रिडक्शन की पर्पस के लिए आप 20% ऑफ योर इनकम और 2 मिलियन रुपीस तक इन्वेस्ट कर सकते हैं. अनदर कंडीशन कि म्यूचुअल फंड में यू नीड टू कीप दैट इन्वेस्टमेंट फॉर 2 years. आपने पहले इन्वेस्टमेंट किया, टैक्स रिबेट ले लिया या टैक्स रिडक्शन आपने क्लेम कर लिया, अब आपने वो इन्वेस्टमेंट को 2 years तक होल्ड करना है. whereas पेंशन फंड के अंदर आपने इन्वेस्ट कर लिया, अब आपको उसको अपनी रिटायरमेंट तक होल्ड करना है. और रिटायरमेंट जो है, वो रिटायरमेंट एज जो है वो हो सकती है 25 years फ्रॉम द डेट ऑफ योर फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इनटू VPS, और 60 years ऑफ एज, विच एवर कम्स फर्स्ट. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी एज आज 45 years है और आप आज VPS में या पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं और टैक्स क्रेडिट भी लेते हैं, तो फिर आपने इस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करना है टिल द एज ऑफ 60. आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 60 years इज द अर्लीस्ट जहां पे आप को ये रखना पड़ेगा. और जब आप 60 years की एज पे पहुंचेंगे तो आपको 50% ऑफ द वैल्यू देन, विच मीन्स कि आपकी इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट्स का उस वक्त का 50% टैक्स फ्री मिल जाएगा, लमसम मिल जाएगा, और बाकी जो 50% है वो आपको इन द फॉर्म ऑफ एन्युटी मंथली बेसिस पे मिलता रहेगा, और वो भी टैक्स फ्री होगा. ये आपके सामने इनकम टैक्स लॉ रखा हुआ है. सो up to 20% of your annual income can be invested in mutual fund. 20 लाख की लिमिट है. Up to 20% of your income can be invested in pension fund. This is up to 20%.
तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो पूरा 20% करें। हम इनकरेज करते हैं आपको कि बिकॉज ऑफ टैक्स सेविंग्स एंड रिटर्न्स आपको ज़्यादा करना चाहिए, 20% तक तो एटलीस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये फैसला करते हैं कि नहीं इस साल आपके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ कैश फ्लो है वो 10% है, तो आप 10% तक की हद तक कर सकते हैं। इट्स सॉर्ट ऑफ अ नॉन ऑब्लिगेटरी, इट्स वॉलंटरी। तो आपको लगता है कि आप 10% ऑफ योर इनकम तक करके उस पर रिबेट लेना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। आपको ये लगता है कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके 1% ऑफ योर इनकम करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट एज लॉन्ग एज आप वो 20% को क्रॉस नहीं कर सकते। आप 20% से ज्यादा बिल्कुल कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, बट फॉर द पर्पज ऑफ टैक्स रिबेट द मैक्सिमम अलाउेबल लिमिट इज 20% ऑफ योर इनकम। और आपको ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर जो टैक्स ईयर होता है जुलाई टू जून, आप ये खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। जो मैं भी आपसे अर्ज कर रहा था वो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप अगर म्यूचुअल फंड या पेंशन फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टैक्स की कितनी सेविंग हो जाएगी या टैक्स रिडक्शन आपकी कितनी हो जाएगी। नंबर वन, यू नीड टू डिटरमिन आपकी एनुअल इनकम क्या है। तो आपके जो सैलरी का सर्टिफिकेट होता है उससे आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे। वंस यू डिटरमिन कि आपकी एनुअल इनकम कितनी है, आप उसका 20% कैलकुलेट कर लीजिए। अगर वो 20% म्यूचुअल फंड के केस में 20 लाख रुपए से ज्यादा आता है तो आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। और अगर आपका वो 20% 20 लाख से कम है, वो जो कम अमाउंट है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स रिडक्शन। पेंशन फंड में आप सिर्फ अपनी एनुअल इनकम का 20% कैलकुलेट करें, जो भी वो अमाउंट आती है उस अमाउंट की हद तक यू कैन इन्वेस्ट इन पेंशन फंड एंड reduce your taxes straight away. I am actually emphasizing on this point that the moment you make an investment in mutual fund, pension fund for tax credit or tax reduction purposes, you don't have to go through any refund application or any long term process. आप simply उस statement को अपने HR payroll department को देके और वो reduction instantly within your company उसको avail कर सकते हैं। और आपका जो पेरोल डिपार्टमेंट होगा वो आपकी जो सैलरी पे हर महीने टैक्स डिडक्ट करता है उसको जो है वो उस एक्सटेंट से वो रिड्यूस कर देगा ऑटोमेटिकली। तनवीर आगे अगर हम अपना एक जो ब्रॉड टेबल अच्छा, इसमें जीशान एक मैं कमेंट करना चाहूंगा कि एक जनरली कुछ कंपनीज में ये भी अलाउबल होता है कि वो अपने पेरोल को एक अंडरटेकिंग दे देते हैं कि मैं ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 मंथ्स में इतनी अमाउंट इन्वेस्ट करूंगा और आप मेरी अभी से टैक्स एडजस्टमेंट शुरू कर दें। तो ये भी एक तरीका हमने देखा है कि कुछ कंपनीज में एक्सेप्ट किया जाता है। जी कुछ हम कंपनीज अलाउ करती हैं, कुछ कंपनीज शायद रिलक्टेंट हो इसके ऊपर, बट इस बात पे तो जाहिर है तनवीर हम कोई आर्गुमेंट नहीं है कि वंस यू हैव मेड एन इन्वेस्टमेंट तो उसके बाद तो वो बिल्कुल क्लियर हो गया। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट, बहुत सारी कंपनीज हैं जो एम्प्लॉइज अंडरटेकिंग दे देते हैं और उसकी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और डिडक्शन शुरू हो गया। तो जुलाई टू जून जो टैक्स ईयर होता है तो अभी जनवरी तक की सैलरीज हम लोग की आ गई होंगी। वी हैव गॉट 5 मंथ्स, तो अभी टाइम है कि हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके और ये जो 20% तक की लिमिट है उस पर हम इंस्टेंट जो है वो टैक्स बेनिफिट लें। देखिए आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को इस तरह कंपेयर कीजिएगा कि म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट फॉर टैक्स क्रेडिट पर्पसेस वुड गिव यू अ डबल बेनिफिट। एक जो प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी है मनी मार्केट में, जैसे मैंने अर्ज किया था 6% है आजकल, जो ज़ाहिर इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड है, और प्लस आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय योर सैलरी टैक्स रेट इज योर प्रॉफिट टू, बिकॉज नाउ योर टैक्सेस आर रिड्यूस्ड। तो इफ यू फॉर एग्जांपल सामने रखा हुआ है बिल्कुल तनवीर ने, सेल्फ एम्प्लॉयड का केस है कि इफ समवन is doing his own business and making 2.8 million rupees a year, उसको अपनी बिजनेस इनकम पे तकरीबन 12% के करीब टैक्स देना है और वो अपनी इनकम का 20% इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स में, 20% कर सकते हैं इनटू पेंशन फंड्स। तो 2.8 मिलियन रुपए का 20% is 560,000 in this case. तो by investing 560,000 you can save 66,000 straight away in the form of less tax deduction, which is about 11.7%. आप इसको कैलकुलेट करना चाहें तो ये 5,60,000 मल्टीप्लाई बाय योर टैक्स रेट 11.7 वो 6, यानी कि 11.79% का फायदा तो आपको इस इन्वेस्टमेंट पे पहले दिन या शुरू में ही हो गया। और प्लस अब जो एक्चुअली जो आपकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है वो अपनी जगह पे जाहिर है, तो जिस तरह दूसरी इन्वेस्टमेंट्स का होता है उस तरह वो मौजूद है।
तो दिस इज एन एडिशनल थिंग। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप और आप ये कंपैरिजन कर रहे हो कि आपके ख्याल में कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो आप व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स, जो रिटर्न्स हैं वो तो ज़ाहिर है ही। इन रिटर्न्स में आप जो टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा और स्ट्रेट अवे जो मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ रिड्यूस टैक्सेस ऑन योर इनकम, सैलरी और बिजनेस, वो भी ऐड कीजिएगा। तो इस केस में अगर मैं इस ब्रैकेट में फॉल करता हूँ जहाँ मेरी बिजनेस से इनकम 28 लाख रुपए और मैं 11% का टैक्स पे कर रहा हूँ उस इनकम के ऊपर, और मैं अगर 5,60,000 रुपए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दूँ, तो 5,60,000 की इन्वेस्टमेंट मुझे टैक्स का एक फायदा देगी जो कि 66,000 है, विच इज 11.7%। और उसके बाद जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा मैं इन दोनों का एक्यूमुलेट करूंगा और फिर देखूंगा कि ये मुझे जो सेविंग्स पे रिटर्न मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड टैक्स रिडक्शन, क्या मुझे ये दूसरे अवेलेबल एवेन्यूज से जो है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई और सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेस्टमेंट लिया होता है जिसपे 6% का आपको मुनाफा मिल रहा है, और अगर उसके ऊपर टैक्स रिबेट या टैक्स क्रेडिट नहीं है, तो आप कंपेयर ऐसे करेंगे कि आप कहेंगे कि जी उस COI के ऊपर मुझे 6% का मुनाफा मिल रहा है, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड पे मुझे 6% का मुनाफा मिल रहा है, प्लस 11.79% का जो टैक्स बेनिफिट है मुझे मिल रहा है। तो उसको अगर आप 2 ईयर्स पे कर भी लेंगे तो दिस विल बी अनदर 6%, तो आपका डबल हो जाता है प्रॉफिट। जितने आई थिंक हम थोड़ा आगे चल सकते हैं जी। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका कि यू नीड टू ओपन, लेफ्ट पे देखिएगा म्यूचुअल फंड पेंशन फंड अकाउंट आपने ओपन करना है। यू विल गेट योर अकाउंट स्टेटमेंट वंस यू मेक एन इन्वेस्टमेंट। वो आपको ईमेल पे भी, हार्ड कॉपी भी, ऐप के थ्रू। अब हमने एक नई व्हाट्सएप सर्विस शुरू किया है, सो वो व्हाट्सएप सर्विस पे आप खुद ही वंस एक दफ़ा एक नंबर है वो हमारे तनवीर शेयर भी कर लेंगे आपसे, लेकिन आपने वो नंबर अपने कॉन्टैक्ट्स में ऐड कर लिया, आपने हाई लिख के मैसेज किया, व्हाट्सएप विल रिकॉग्नाइज यू। वो आपको, हमारा जो व्हाट्सएप सर्विस है वो आपको कुछ चीज़ें पूछेगा कि यू नीड योर अकाउंट स्टेटमेंट, बैलेंस, व्हाटएवर, आप वहाँ से अकाउंट स्टेटमेंट जनरेट कर दें। वही अकाउंट स्टेटमेंट आप अपने पेरोल डिपार्टमेंट को दे दें और ऑटोमेटिकली वो आप जो रिबेट है उसको इंजॉय कर सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ लेस डिडक्शन। तो आपकी प्रैक्टिकली टेक होम सैलरी बढ़ जाती है। ये हम हमारी फेसबुक पेज पे भी, हमारी वेबसाइट के ऊपर ये टेबल है, इसमें बहुत सारे सैलरी स्लैब्स हमने 1.2 मिलियन, 1.32 मिलियन, 3 मिलियन, 4.5 मिलियन, 7 मिलियन एंड गोइंग अप टू 100 मिलियन। सो इसमें हमने सारे जो हमें लग रहा था कि सैलरी ब्रैकेट्स कवर कर लें, काफ़ी हद तक हमने कवर कर लिया। तो आप इस ब्रैकेट में से जिस ब्रैकेट में भी फॉलो कर रहे होंगे वो आप खुद देख के ये डिटरमिन कर लेंगे सेकंड कॉलम के अंदर कि आपका इफेक्टिव टैक्स रेट क्या है जिस पे आपकी हर महीने सैलरी पे डिडक्शन होती है। फिर आपको ये भी पता लग जाएगा कि हाउ मच यू कैन इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड फॉर टैक्स पर्पसेज। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स में आप अपनी सेविंग्स बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे बहुत बड़ा एक क्लाइंट बेस है जो अपनी इनकम के 20% से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन फॉर टैक्स रिबेट पर्पसेस द लिमिट इज 20% और 2 मिलियन। तो आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि आप मैक्सिमम म्यूचुअल फंड में और पेंशन फंड में टैक्स रिबेट पर्पसेस के लिए कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी कॉलम में हमने इसका जो सेकंड लास्ट कॉलम है और उससे पहले वाला, कि अगर आप लास्ट कॉलम देख लें तो टोटल टैक्स क्रेडिट का कॉलम है, तो आपको पता लग जाएगा कि कलेक्टिवली हाउ मच टैक्स यू कैन सेव बाय इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड। ये सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए भी है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए भी है। जो हमारे कस्टमर्स हमको सुन रहे हैं और जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं और जो लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं इसके अंदर, देखिए, इफ यू थिंक यू कांट डू 20%, नो प्रॉब्लम, बिकॉज छोटे अमाउंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 20% तक जाएं पूरा। 20% इज द मैक्सिमम दैट यू कैन गो फॉर टैक्स पर्पसेस। आप कम से करें, गेट इनटू द हैबिट ऑफ सेविंग्स, सेव ऑन योर टैक्सेस। थोड़ा आप रिटर्न्स भी देखिए कि किस तरह आपको मिलते हैं, बिकॉज म्यूचुअल फंड एज द नेम सजेस्ट इट्स अ म्यूचुअल फंड, इट्स अ पूल। तो उस पूल में, जैसे मैं शुरू में कहा था कि डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए की है या 5 लाख रुपए की है। वंस एक पूल में आप है तो आप जो है वो रिटर्न जो भी मिलेगा उस पूल को, सबको रेट ऑफ रिटर्न बराबर होगा। जाहिर है आपको अपना रिस्क टॉलरेंस जरूर देखना चाहिए।
आपको अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव जरूर देखना चाहिए कि आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे रख रहे हैं, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं, आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। एक रिस्क प्रोफाइलिंग क्वेश्चन है हमारा, वो आप फिल करते हैं, फिर आप देखते हैं कि आर यू विलिंग टू टेक दैट रिस्क। जाहिर है हम सबकी डेफिनेशन ऑफ रिस्क भी फर्क होती है। किसी का ये ख्याल होता है कि मेरा प्रिंसिपल प्रिजर्व होना चाहिए, मुझे रिटर्न बेशक कम मिल जाए लेकिन मेरा प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड होना चाहिए। कुछ लोगों को इन्फ्लेशन भी रिस्क लगता है, तो वो कहते हैं कि ठीक है हमारे जो 100 रुपए है उस पर 100 रुपये लिखा हुआ तो रहेगा हमेशा, लेकिन उस 100 रुपये की इफेक्टिव वैल्यू जो है वो हर साल इन्फ्लेशन की वजह से काफ़ी नीचे हो जाएगी। तो हमें कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चाहिए जहाँ पे थोड़ा सा रिस्क हो लेकिन रिटर्न पोटेंशियल भी ज़्यादा हो। तो हर तरह के इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, और आप अपना रिस्क प्रोफाइल देखिए, आप देखिए आपकी रिस्क टॉलरेंस की लिमिट क्या है। कभी कभी थोड़ा हमारे जो एडवाइजर्स हैं, जो हमारी टीम है, हमारा कॉल सेंटर है, वहाँ भी आप बात कर सकते हैं, हमारी सेल्स टीम से बात कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा एक पर्सपेक्टिव शायद थोड़ा एक नया मिल जाए, और फिर ये आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि आपको जब ये इन्वेस्टमेंट करनी है फॉर टैक्स पर्पसेस तो आपने फिर कौन से फंड में करनी है और कितनी। जी तनवीर। अच्छा जीशान, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरा ख्याल है उनकी तरफ रजू करते हैं। हाँ। पहला क्वेश्चन है, कैन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आल्सो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स एंड हाउ टू सेव टैक्सेस? जी, so government employees are also paying taxes at the same rate like a private sector employees. So और बहुत सारे government employees are our clients, they are making investments in mutual funds, pension funds, they are getting tax rate। तो आप as long as आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हो, आपका टैक्स रेट एक ही है, तो आप जो सारी बातें मैंने भी अर्ज की आपको, वो एक प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉइज दोनों के लिए। एक मेरे ख्याल है थोड़ा प्रैक्टिकल इशू आता है कि जो सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो अपना पेरोल खुद रन करती है, वहां तो ये शायद इजी होगा, बट जहाँ सैलरीज एक वो सेंट्रलाइज जो इनका अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस से आती है ना, तो वो शायद एक थोड़ा सा चैलेंज, प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा, लेकिन एज लॉन्ग एज वो करना चाहे तो इसमें कोई बार नहीं है, मतलब रेगुलेटरी हर्डल कोई नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, क्योंकि ये मुझे याद है कि एक हम डिफेंस के इदारे में हमने प्रेजेंटेशन की थी, तो उनका भी ये सवाल था, तो हमने उन्हें भी ये गाइड किया था कि आप लोग अपने जहाँ से भी पेरोल इशू होता है वहाँ अगर ये सब कलेक्टिवली मैनेज कर लें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन वी स्विच म्यूचुअल फंड्स विद इन द 2-year विंडो, दैट इज कमिट द अमाउंट फॉर 2 years बट स्विच फंड बिटवीन लो एंड हाई रिस्क ऑप्शंस? यानी सेक्शन 62 की टैक्स रिबेट के लिए 2 साल के लिए कमिट तो कर लिया, लेकिन बीच में अगर वो स्विच करें तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? मुझे थोड़ी आपकी आवाज में जरा एक सेकंड स्क्रीन अपना ठीक कर रहा हूं तनवीर। ओके, मैं सवाल रिपीट करता हूं। देखिए इस पे वेरिंग इंटरप्रिटेशन हो सकती है। द बेस्ट थिंग इज कि जो भी आपका रिटर्न आप जिसके थ्रू भी फाइल करते हैं उससे एक मशवरा कर लीजिएगा कि क्या स्विचिंग, कुछ लोगों का ख्याल होता है कि अलाउड है, बिकॉज एक फंड से दूसरे फंड में ही आप जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है आप अपने टैक्स एडवाइजर से अगर ये पूछ लें, मेरा ख्याल है वो बेटर होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर रिटर्न। हमारी तरफ से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कोई, लेकिन बिकॉज यू आर क्लेमिंग टैक्स क्रेडिट, सो इट्स बेटर दैट आप अपने किसी जो भी टैक्स वाले से मशवरा। अच्छा, एक सवाल जीशान और है, इफ आई हैव टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम अ पेंशन फंड अर्लियर देन रिटायरमेंट, इज देयर अ पेनल्टी? व्हाट टैक्स वुड बी डिडक्टेड ऑन पे आउट? जी, तो जिस तरह मैं कह रहा था कि पेंशन फंड के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक टैक्स बेनिफिट मिलता है, और वो टैक्स बेनिफिट मिलने की वजह ये है कि गवर्नमेंट वांट्स यू टू होल्ड इट टिल रिटायरमेंट, और चाहते हैं कि लोगों की लॉन्ग टर्म सेविंग्स हो जो पोस्ट रिटायरमेंट यूज हो। तो अगर आपने कभी प्री मेच्योर विड्रॉ कर लिया बिफोर योर रिटायरमेंट तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, नो वन इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग दिस। तो जब भी आप जितना अमाउंट निकालेंगे बिफोर रिटायरमेंट, अगर आप जो लास्ट 3 years का आपका एवरेज टैक्स रेट होगा, आपने ईयर 4 में निकाला है फॉर एग्जांपल, तो लास्ट 3 years का मतलब एक ईयर 1, 2 और 3 का जो एवरेज टैक्स रेट बनेगा, उस टैक्स रेट के ऊपर आपकी डिडक्शन हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल आपने 100 रुपये विड्रॉ किए और आपका 17% टैक्स रेट है एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years,
तो वो लास्ट 3 इयर्स का एवरेज टैक्स रेट विच इज 17% आपकी अमाउंट ऑफ विड्रॉल पे अप्लाई हो जाएगा, 100 रुपए पे, और 17 रुपए की डिडक्शन। बिल्कुल सही। अच्छा, एक ये सवाल मेरे ख्याल है आपने जवाब दे दिया था, हाउ मच इज द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट इन वीपीएस लाइक 2 मिलियन फॉर म्यूचुअल फंड, तो ये तो आपने जवाब दे दिया था कि 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम है, कोई रुपी लिमिट नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है, इफ वी डू नॉट वांट टू शो आवर इन्वेस्टमेंट टू आवर एम्प्लॉयर, देन इन दैट केस हाउ कैन वी क्लेम दिस टैक्स रिबेट? जी जी, इसका देखिए, अब इसका एक तरीका ये होगा कि आपने इन्वेस्टमेंट कर ली फॉर टैक्स रिबेट और आप अपने एम्प्लॉयर को नहीं शो करना चाहते, तो जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें आप टैक्स क्रेडिट को बिल्कुल क्लेम करें। आपकी जो सैलरी पे विद होल्डिंग की डिडक्शन हुई होगी वो ज़्यादा हो गई होगी क्योंकि आपने अपने एम्प्लॉयर को आप शो नहीं करना चाहते, और आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी आएगी वो कम आएगी बिकॉज आपने एक टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है। तो दिस विल एक्चुअली रिजल्ट इन अ टैक्स रिफंड, जो कि फिर जब भी रिफंड आपको मिलेगा उसके थ्रू टैक्स रिफंड की फॉर्म में मिल जाएगा। बिकॉज आप देखिए ना, अगर आपने अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताना, और ये आई अंडरस्टैंड दैट, तो योर एम्प्लॉयर डजंट नो दिस, तो वो आपका टैक्स सैलरी पे पूरा ही डिडक्ट करते रहेंगे। दे वुड नॉट नो दैट देयर इज अ रिडक्शन, तो आपका जो डिडक्शन होगा दैट विल बी हायर। जब आप उसका 20% रिडक्शन दिखाएंगे अपने रिटर्न में, तो आपकी लाइबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी उस एक्सटेंड से, और एक टैक्स रिफंड निकल के आ जाएगा, जो कि जब टैक्स के रिफंड्स आपको मिल रहे होंगे तो उसके साथ। अच्छा, एक बड़ा दूसरा तनवीर, मैं इसमें पर्टिकुलर, एक चीज और ऐड कर दूं, एक बड़ी अहम, मेरे पास किसी ने अभी हमारी सेल्स टीम ने किसी क्लाइंट का मैसेज, तो ये जो अभी बात हो रही थी कि आई डोंट वांट टू शो माय इन्वेस्टमेंट टू माय एम्प्लॉयर। देखिए, बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो 20% टैक्स रिबेट के लिए भी करते हैं और उसके अलावा भी अपनी सेविंग्स को म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो इफ यू आर क्लेमिंग टैक्स रिबेट, यू डू नॉट हैव टू शो योर इंटायर इन्वेस्टमेंट टू योर एम्प्लॉयर। आपकी मल्टीपल आईडीज ओपन हो सकती हैं, और एक आईडी होगी जिसका स्टेटमेंट भी अलग होगा, जो होगी सिर्फ टैक्स क्रेडिट के हद तक, वो 20% के हद तक, और एक आईडी आपकी ओपन हो सकती है जो आप अपनी जो नॉर्मल रेगुलर सेविंग्स करते हैं उसकी। तो आपने अपने एम्प्लॉयर को सिर्फ वो स्टेटमेंट देनी है जो टैक्स रिबेट से रिलेटेड है। तो आप इस तरह भी इसको मैनेज कर सकते हैं कि अपनी जो बाकी सेविंग्स हैं उनको एक अलग आईडी में पार्क कीजिए, टैक्स क्रेडिट की जो सेविंग्स है उनको एक अलग आईडी में रखिए, ताकि जब आपको अपने एम्प्लॉयर को देना हो फॉर टैक्स पर्पसेस, तो आप सिर्फ वो जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है और वो जो थोड़ी अमाउंट है सिर्फ वही दें, और बाकी इन्वेस्टमेंट जो है वो जाहिर है आप डिस्क्लोज नहीं करना चाहते हैं और उसकी कोई जरूरत भी नहीं है, तो आप इसको इस तरह मैनेज भी कर सकते हैं। जी तनवीर, आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन है कि लेट्स से 2 मिलियन इन्वेस्ट कर दिया टैक्स रिबेट के लिए, 2 साल के लिए कमिट कर दिया, ठीक है। अब वो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो 2 मिलियन थी, अब लेट्स से उस पे 2 साल के पीरियड में अगर कोई प्रॉफिट या गेन्स उस पे एक्यूमुलेट हो गए, सो क्या वो प्रॉफिट गेन्स रिडीम किए जा सकते हैं विदाउट असल एनी में देखिए, इसको देखने के तनवीर दो तरीके हो सकते हैं ना। एक तरीका ये कि आपने जब 20 लाख रुपए की मिसाल के तौर पे इन्वेस्टमेंट की है, वो 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जब आप कर रहे थे तो आपको उसके कुछ यूनिट्स मिल गए थे। अब आप कह रहे हैं कि उन यूनिट्स की वैल्यू जो है वो ओवर टाइम बढ़ना शुरू हो गई है, लेकिन वो नंबर ऑफ यूनिट्स वही रहे। The way the law is written, that you need to hold those units for 2 years, which means कि if you had invested for tax rebate purposes और उस वक्त you had what 100 units और ₹1 का एक यूनिट था, और अब वो ₹2 का भी हो गया, बट अभी अगर आपके यूनिट्स 100 हैं तो the law is that you need to hold those units for 2 years, so even the value has grown but you would still have to continue holding those units for 2 years. तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हम प्रॉफिट निकाल लें, बिकॉज वो नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो। ओके, अच्छा जी, इसके बाद एक सवाल है, we are standing in February and can we have tax rebate on the tax amount deducted in previous months from July till Jan if we invest today? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ये कर सकते हैं, ये बहुत ही रेलेवेंट चीज़ है। इनफैक्ट हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही करते हैं कि
एज लॉन्ग एज आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर है, तो आपकी जुलाई से लेके जनवरी तक की तो ज़ाहिर सैलरी ऑलरेडी पे हो चुकी है और उस पर 7 मंथ्स का टैक्स डिडक्ट भी हो गया है, बट अगले 5 महीनों का जो टैक्स है वो बाकी है. तो इफ यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड और बोथ टुडे, तो जो भी आपकी टैक्स सेविंग्स बनती है वो अगले 5 महीनों में एडजस्ट हो जाएगी. बिल्कुल सही. अच्छा, एक ये क्वेश्चन आया है कि ये अगर टैक्स रिबेट के लिए 2 साल की इन्वेस्टमेंट कर दी जाए तो क्या उस इन्वेस्टमेंट के यूनिट्स को लियन करवा के एक शॉर्ट टर्म कोई क्रेडिट लाइन बैंक से ली जा जी सकती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आप उनको विड्रॉ नहीं कर सकते, दैट्स द कंडीशन, बट उनके खिलाफ लियन मार्क हो सकता है. वो दैट्स नॉट अ विड्रॉल. उसके खिलाफ स्मार्ट कैश बिल्कुल लिया जा सकता है, फाइनेंसिंग बिल्कुल ली जा सकती है, और जब वो फाइनेंसिंग खत्म हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली वो यूनिट्स वापस जो है वो आपके हो जाते हैं. सो या बिल्कुल दिस इज वेरी मच ट्रू. और इनफैक्ट लोग करते हैं. थोड़ा सा स्मार्ट कैश जो प्रोडक्ट है यूबीएल की, उसके बारे में जरा बता दीजिएगा व्यूअर्स को. उसमें बेसिकली फाइनेंसिंग अगेंस्ट म्यूचुअल फंड. आप म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद आप वो यूनिट्स को उसके ऊपर लियन मार्क करके और उसके खिलाफ जो है वो लोन ले सकते हैं. सो बेसिकली बात यह है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट की है, उस पर एक रिटर्न मिल रहा है, और बिकॉज आपने उस पर टैक्स क्रेडिट लिया हुआ है एंड यू हैव टू होल्ड दैट इन्वेस्टमेंट फॉर 2 years. अब जाहिर है अगर आप विड्रॉ कराते हैं, आज आपको पैसों की जरूरत है, तो आपको टैक्स क्रेडिट जो आपने लिया था वो वापस करना पड़ेगा. तो एक ऑप्शन ही हो सकता है आपके पास कि आप उसको विड्रॉ ना करें, बल्कि आप उसके ऊपर एक लियन मार्क कराएं और उसके खिलाफ जो है वो यूबीएल बैंक से फाइनेंसिंग ले लें, किसी भी बैंक से फाइनेंसिंग. बिल्कुल सही. अच्छा, एक ये जनरल क्वेश्चन था बट ये इसका मैं जवाब दे देता हूँ. एक हमारे व्यूअर ने ये कहा है कि जब यूबीएल फंड से रिडीम किया जाता है तो उसमें 1 से 2 दिन लगते हैं. तो इसमें ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो मैंडेटरी पीरियड है या लीगल पीरियड है बाय रेगुलेशन, वो तो 6 दिन का है. कुछ फंड्स हैं जैसे हमारे मनी मार्केट फंड और इनकम फंड हैं, उनमें एक फैसिलिटी है जिसको हम फौरी पैसा कहते हैं. तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो उसमें एक लिमिट्स हैं 2 लाख रुपए तक. आप 24 आवर्स में आपको विद इन फ्यू मिनट्स आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है. सो ये सिर्फ मनी मार्केट और इनकम फंड्स हैं. इसके अलावा जो कैटेगरी के फंड्स हैं उसमें 1 से 2 दिन लग सकते हैं. लेकिन इसमें क्योंकि हम जनरली ये जो ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, ये ज़ाहिर है बैंकिंग सिस्टम की एक जो फैसिलिटी है वन लिंक की, आईबीएफटी के थ्रू, उसके थ्रू ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं. तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हमारा बैंक और आपका बैंक दोनों ऑनलाइन हो और वो कनेक्टिविटी उसमें अवेलेबल हो ताकि फंड्स ट्रांसफ़र हो सके. सो फौरी पैसा आप यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको शॉर्ट टर्म यानी कोई ज़रूरियात के लिए आप पैसे रखते हैं तो आप बेहतर है कि मनी मार्केट या इनकम फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें और ताकि वहाँ से फौरी पैसा यूटिलाइज कर सकें. अच्छा, एक सवाल ये है कि अगर लेट से मेरा जो एम्प्लॉयर जो है वो पूरा टैक्स की एडजस्टमेंट मुझे बाय जून प्रोवाइड नहीं कर सकता, तो फिर मैं रिफंड लेने का क्या तरीका है? वही रिटर्न आपने फाइल करना होगा, और अगर एडजस्टमेंट नहीं हो सकी है पूरी, बिकॉज थोड़ा लेट हो गए थे और सैलरी का टैक्स डिडक्ट हो चुका है और डिपॉजिट भी हो चुका है, तो फिर आप जब अपना रिटर्न फाइल करेंगे तो उस रिटर्न में आप ये दिखा दीजिएगा कि आपने म्यूचुअल फंड में इतनी इन्वेस्टमेंट की है फॉर टैक्स रिबेट पर्पसेस, और जो भी रिफंड का अमाउंट होगा वो आपके टैक्स रिटर्न में निकल के आ जाएगा कि ये टैक्स रिफंड है. और फिर जिस तरह आपको बाकी रिफंड कभी होता है, एक्सेस डिडक्शन हो जाती है हमारी, तो मिल जाता है वो एग्जैक्टली उस तरीके से मिल जाएगा. तो इजीएस्ट इज टू डू इट अर्ली, और अपने एम्प्लॉयर से ही आप कोशिश करेंगे ये. जीशन, एक चीज बताइएगा, क्या लॉ अलाउ करता है कि एम्प्लॉयर ये जो एक्सेस टैक्स जो डिडक्ट हो गया या आपको रिफंड वो पूरा एडजस्ट नहीं कर सका, वो नेक्स्ट टैक्स ईयर में आपको एडजस्ट कर दे? क्या एम्प्लॉयर को इंटरप्रिटेशन है, कुछ एम्प्लॉयर्स इसको डिफरेंट तरीके से देखते हैं, और कुछ एम्प्लॉयर जो है वो उनको लगता है कि एडजस्टमेंट नहीं हो सकती. सेक्शन 149 की इंटरप्रिटेशन की बात है, तो इट्स बेटर वी लीव इट टू द एम्प्लॉयर्स, बिकॉज इसका देयर इज नो स्ट्रेट आंसर एज टू यस और नो, बिकॉज ये बड़ा डिबेट होता रहा है. इट्स अ मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन. तो आई थिंक it's I mean you can, as employee you can ask your employer, but you know that would depend कि आपकी जो employer की understanding है of section 149 के carry forward refund की adjustment किस तरह होगी, वो उस पर डिपेंड करेगा. For us to comment on that may not be
a good idea. ओके, सही। अच्छा, एक ये क्वेश्चन तो खैर इन्होंने एक किया है, इसका जवाब मेरा ख्याल इजी है, क्योंकि ये सेक्शन 62 म्यूचुअल फंड की टैक्स रिबेट 2 साल का होल्डिंग पीरियड है, तो टैक्स रिबेट आप सिर्फ पहले साल उस इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ले सकते हैं। सेकंड ईयर में जाहिर है आपको एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी। तो पहले ये पीरियड 1 साल था, फिर इसको गवर्नमेंट ने बढ़ा के 3 साल कर दिया था, फिर इसको थोड़ा सा और कम करके 2 साल किया। सो लेट्स होप कि गवर्नमेंट इसको इससे ज़्यादा ना बढ़ाए, एटलीस्ट कम कर दे तो और ज़्यादा बेहतर है इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, बट ये जाहिर है ये सारी चीजें की जाती हैं सेविंग्स के कल्चर को प्रमोट करने के लिए, और आपका जाहिर है इसमें फायदा भी है, और जाहिर है एक सेविंग्स जब चैनलाइज होती है और वो किसी पूल के थ्रू होती हैं और वो बड़ी होती हैं, तो जाहिर है मुल्क को उसका फिर आपको तो जाहिर है एज इन्वेस्टर्स का फायदा है ही, लेकिन जाहिर है एक सवाल मेरे ज़हन में भी था, और एक इन्वेस्टर ने भी हमसे पूछा था कि क्या ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट भी ये टैक्स रिबेट क्लेम हो सकती है? नहीं, इट्स नॉट। ईटीएफ की जो इन्वेस्टमेंट है, because the tax rebate is available on new units, purchase of new units, and ETF के units you purchase from the secondary market. So you know, as a purchaser, as investor, you're not buying a new unit, you're buying a unit which has already been issued. So वो legally अगर बहुत strict interpretation पे आप देखेंगे तो वो नहीं होगा, म्यूचुअल फंड्स पे आपको मिल जाएगा ETF पे नहीं। सही। बट जाहिर आपने ये सवाल पूछ लिया, हमारा एक नया ETF, वी वर द फर्स्ट वंस टू लॉन्च एन ETF इन पाकिस्तान, बहुत पॉपुलर है दुनिया में, ज़रूर आप उसको देखिए, उसके हमने कुछ वेबिनार्स किए भी हैं, आगे भी हमारा इरादा है कि करेंगे वो। इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट, बहुत एक्साइटिंग म्यूचुअल फंड है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है किसी शेयर्स की तरह, तो ज़रूर उसको देखिएगा आप। 5,000 रुपए की एक जरा जीशान ये भी गाइड कर दीजिएगा कि जिस तरह नॉर्मली जो भी नई सिक्योरिटीज एक्सचेंज पे इशू होता है उसका आईपीओ होता है, तो ईटीएफ का आईपीओ एज सच नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि ETF is legally an open-end fund, so it issues units continuously like any other mutual fund. तो IPO जिसको हम एक्चुअली टिपिकली जिस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रहे हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में वो IPO इसलिए थोड़ा रेलेवेंट होता है कि एक वन टाइम एक इवेंट होता है, जितने शेयर्स इशू होने वो हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वही शेयर्स जो है वो चेंज हैंड्स होते रहते हैं उनके। व्हेन इट कम्स टू अ म्यूचुअल फंड, because every day is an IPO, ETF में भी exactly every day is an IPO, so वो हर रोज नए यूनिट्स इशू होते हैं, पुराने यूनिट्स कैंसिल होते रहते हैं, इट्स अ सॉर्ट ऑफ डेली थिंग फॉर अ टिपिकल ओपन एंड फंड। तो इस तरह वो IPO को मतलब कहने की जरूरत इसलिए नहीं है कि इट्स अ डेली थिंग फॉर एन ओपन एंड फंड। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें आपने एक कमेंट किया था जो मेरे ख्याल है व्यूअर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा अच्छा है, कि एक आप सेपरेट आईडी हमारे यूजुअल फंड मैनेजर्स के पास टैक्स रिबेट की अगर सेपरेट आईडी मैनेज करें तो वो आपके लिए भी बेहतर होगा, उसको ट्रैक करना, और एम्प्लॉयर को ज़ाहिर स्टेटमेंट देने के हवाले से भी बेहतर है। तो एक व्यूअर्स को ये बता दें कि आप अपनी आईडी में मल्टीपल यानी एक्सटेंशंस खुलवा सकते हैं, जैसे आप विद इन देयर इज अ मास्टर आईडी, विद इन दैट देयर आर मल्टीपल सब आईडीज। तो आप अपने टैक्स क्रेडिट के लिए, मैंने खुद ये किया हुआ है कि मेरे जो टैक्स क्रेडिट की इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका मेरा फोलियो या आईडी अलग है, तो उसकी स्टेटमेंट ही बिल्कुल अलग है। मेरी जो नॉर्मल सेविंग होगी उसके लिए मैंने एक अलग आईडी क्रिएट कर दी है। सो यू नो, आई एम श्योर आपको ये कंसर्न होगा, और ये काफी लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि हम क्या एम्प्लॉयर को स्टेटमेंट देना जरूरी है, वी डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज दिस टू आवर एम्प्लॉयर। तो टैक्स क्रेडिट की हद तक की इन्वेस्टमेंट आप डिस्क्लोज बिल्कुल आप करेंगे तो ही आपको मिलेगी, लेकिन आपको बाकी इन्वेस्टमेंट्स को डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, और उसके लिए आप अपनी मल्टीपल आईडीज बना लें। टैक्स क्रेडिट जो एम्प्लॉयर के लिए रेलेवेंट है उसको एक आईडी में पार्क कर दीजिए, और जो बाकी आपकी नॉर्मल डे टू डे सेविंग्स हैं उनको एक अलग आईडी में पार्क कर दीजिए। स्टेटमेंट्स आर डिफरेंट, अलग है बिल्कुल, उनका रेफरेंस नंबर अलग है, यू डोंट नीड टू गिव इट टू एनीवन, नॉट टू योर एम्प्लॉयर, नॉट एनीवन। तो वो आप इस तरह अपने कॉन्फिडेंशियलिटी को मैनेज कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये आया है कि 2 साल के लिए अगर ये होल्ड करना है तो विच फंड इज मोर सूटेबल? Okay, I think it's not. See, so we have got a range of products from a money market fund, which is a very low, which is a low risk fund, which would invest in T-bills में पैसे रखेगा, short term T-bills में,
जो कन्वेंशनल है या बैंक डिपॉजिट्स में, जो हमारा शरिया कंप्लाइंट अलमीन इस्लामिक कैश फंड है वो इस्लामिक बैंकिंग डिपॉजिट्स में, तो वहां से लेके फिर हमारे पास फ्रॉम दिस एंड टू द अदर एंड हाई रिस्क फंड सारे फंड हैं। तो मनी मार्केट फंड जो लो रिस्क है, उसके बाद इनकम फंड जो थोड़े से हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है, जिसमें आप सुकूक्स एंड लॉन्गर टर्म बॉन्ड्स और उस तरह के फंड्स हैं। देन वी हैव गॉट एसेट एलोकेशन फंड्स, जिसके अंदर कुछ जैसे अलमीन इस्लामिक एसेट एलोकेशन, तो 40% एक्विटीज या शेयर्स होंगे, 60% फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, एंड देन इक्विटी फंड्स जैसे अलमीन शरिया स्टॉक फंड है या यूबीएल स्टॉक एडवांटेज फंड है या यूबीएल फाइनेंशियल फंड है, फाइनेंशियल सेक्टर फंड है जो equity fund है. So you know the menu is complete. You have got the range of products available. For me to comment कि कौन सा fund better है, there is no simple answer for this question, because हम सब का risk tolerance, हम for example आप सोचिए कि आप अगर कोई हम में से कोई यहाँ पे ऑडियंस में वो है who is 25 years of age, अभी करियर शुरू किया है, या साथ में कोई और है वो इज क्लोज टू रिटायरमेंट। अब दोनों के ऑब्जेक्टिव भी फर्क है, दोनों के पास टाइम टू रिटायरमेंट का भी बहुत फर्क है। जाहिर है आपके पास जितना टाइम होता है, वर्किंग लाइफ आपकी जितनी ज़्यादा होती है या बाकी होती है, उतना फिर आप रिस्क ज़्यादा लेते हैं। तो यू नो क्लोज टू रिटायरमेंट आपकी जनरली कोशिश होती है कि लोअर रिस्क पे रहें या बहुत थोड़ा रिस्क लिया जाए, क्योंकि आपने अपनी रिटायरमेंट प्लान की हुई होती है। So, कौन सा फंड इज बेटर, शायद इसका जवाब देना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन आप ये जरूर देखिए कि आप जिस पर्पस के लिए करना चाहते हैं वो पर्पस क्या है। देखिए अगर आपका पर्पस ये है कि आपने पैसे 2 साल के लिए रखने हैं, तो आपका एक मीडियम टर्म होराइजन है। आपका पर्पस ये है कि मैं 2 साल के लिए तो मुझे टैक्स रिबेट की रिक्वायरमेंट है, बट आई कीप इट फॉर 10 years, देन ऑब्वियसली आप, इसका मतलब है कि आपका लॉन्गर टर्म होराइजन आपको, तो फिर आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो आपकी इन्फ्लेशन को बीट कर रही हो, ताकि फिर रियल आपको सेविंग से फायदा और आपका रियल रिटर्न पॉजिटिव हो। तो उस वक्त फिर जाहिर है एक्विटी लिंक प्रोडक्ट्स जो है वो आपके लिए रेलिवेंट होंगे, लेकिन साथ में आप हर इंडिविजुअल को अपना ऑब्जेक्टिव, रिस्क टॉलरेंस, पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, सारे फैक्टर्स कंबाइन करके एक्चुअली इसका रिजल्ट निकलेगा कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट। We have got the products available. It's up to you to choose. हम आपको सारे रिस्क डिस्क्लोजर्स के साथ बताएंगे, और फिर इवेंचुअली जाहिर है पर्पस या ऑब्जेक्टिव आपने अपने लिए सेट किया है कि आपने किस पर्पस के लिए करना है, तो आप बेहतर जज हैं अपने आप के कि आपके पास होराइजन कितना है, आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, और आप हमसे अच्छा फैसला कर सकते हैं। हम आपको गाइड जरूर कर सकते हैं। एक प्रैक्टिस हमने ये भी देखी है कि फॉर एग्जांपल लोग इन्वेस्ट कर देते हैं 2 साल के पीरियड के लिए, और 2 साल के बाद जब दोबारा 3rd ईयर में टैक्स रिबेट हासिल करना चाहें, तो कभी कभी वो ये करते हैं कि अपनी पुरानी इन्वेस्टमेंट को ही दोबारा से री इन्वेस्ट करवाते हैं। तो उसमें बेसिकली उनके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर नहीं होता, वो एक इंस्ट्रक्शन ट्रस्टी को दे देते हैं कि मेरा पैसा जो है इसको री इन्वेस्ट कर दिया जाए। तो वहां पे मे भी अगर देखा जा सकता है कि कैपिटल गेन्स टैक्स की इम्प्लीकेशन हल्की फुल्की आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन के रिटर्न्स वगैरह कैसे बने हैं। जाहिर है उस दौरान हो सकता है फंड ने डिविडेंड पे आउट भी किया हो, तो यूनिट प्राइस नीचे आ जाती है। तो ये जाहिर है इन्वेस्टर को उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि कैपिटल गेन की, क्योंकि 4 साल की इन्वेस्टमेंट के ऊपर कैपिटल गेन जो है वो एग्जाम्प्ट है। मेरा ख्याल है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव आंसर्ड। थैंक यू वेरी मच ईशान। और बाकी हमारी आप अगर इंटरेस्टेड हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल कीजिए 0800 00026, ये टोल फ्री नंबर है, और एक और टोल फ्री नंबर है 0800 26336। सो इन दोनों नंबर्स पे कॉल करके आप हमें हमारे कॉल सेंटर एजेंट से रब्ता कर सकते हैं, और वो किसी नुमाइंदे को इंशाल्लाह आपसे मीटिंग के लिए भेज सकते हैं। तो हमारा मैसेज यही था कि टाइम टू सेव टैक्सेस इज राइट नाउ, क्योंकि 5 महीने अभी रह गए हैं पेरोल के, सो आप इजीली टैक्स की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एनी कमेंट ज़ीशान, आप एंडिंग नोट अगर? नहीं, थैंक यू वेरी मच। बस आखिरी बात ये कि हमने टाइम टू टाइम बहुत सारी सर्विसेज लॉन्च की हैं फॉर आवर क्लाइंट्स। जैसे मैं अभी बता रहा था, व्हाट्सएप पे आप अपना बैलेंस खुद देख सकते हैं, यू डोंट नीड टू कॉल एनीवन।
आपने एक छोटा सा मैसेज व्हाट्सएप पे लिखा और अपना बैलेंस अपनी स्टेटमेंट, इस तरह हमारी ऐप बिल्कुल नई हमने अभी लॉन्च की है, उसको आप यूज़ कीजिए, बहुत एफिशिएंट है, हमारा ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल है। सो हम टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए सर्विसेज लॉन्च करते हैं ताकि यू नो विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकें। तो आप बिल्कुल यूज़ कीजिए। द लेटेस्ट इज व्हाट्सएप, व्हाट्सएप सर्विसेज बहुत इंटरेस्ट है लोगों का, बट अगर आप में से किसी ने भी यूज़ नहीं किया तो आई थिंक दिस इज समथिंग आप यू शुड यूज़। आपको जो बेसिक डे टू डे, आपको अपने सेल्स एजेंट को ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको हमारे कॉल सेंटर पे कॉल करके इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी कन्वीनियंस के टाइम के ऊपर ये इस वक्त अगर आप फ्री है, रात में फ्री है, आपको अपना बैलेंस देखना है, स्टेटमेंट देखनी है, कैपिटल गेन सर्टिफिकेट चाहिए, टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट चाहिए, और इसमें हम चीज़ें ऐड करते रहेंगे, वो आप बिल्कुल यूज़ कीजिए, इट्स फ्री। और कोई फीडबैक भी होगा तो हम आप हमें दीजिएगा तो हम उसको इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। हमारे नंबर्स शायद आपको स्क्रीन पे 0800 शायद नंबर इसमें बहरहाल 0800 में रिपीट कर देता हूँ, 0800 0026 एंड 0800 26336 ये टोल फ्री नंबर्स हैं। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट करना चाहें, ज़रूरी नहीं कि आप चेक के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। सो मेजॉरिटी बैंक्स के साथ हमारी अरेंजमेंट है, आप हमारा फॉर्म्स वगैरह डाउनलोड करके खुद फिल कर सकते हैं, हमें कॉल कर दें, हम पिक करवा लेंगे, हमारे एजेंट को डिलीवर कर दें। हमारे इन्वेस्टमेंट सेंटर्स भी हैं मेजर सिटीज़ में। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है वो आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है एक दफ़ा आपका अकाउंट हमारे पास खुल जाए तो फिर आप एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे और उसके थ्रू एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है। वो रेफरेंस नंबर जो है आप अपने बैंक में बिलर सेक्शन में जाके वहाँ पे मेंशन करते हैं और वहाँ से आप पेमेंट कर देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास इन्वेस्टमेंट जो है हमारे अकाउंट में आ जाती है और फिर हम आपको यूनिट्स इशू करके स्टेटमेंट इशू कर देते हैं। थैंक यू वेरी मच जीशान। थैंक यू इंशाल्लाह आने वाले टाइम एवरीवन में फॉर और भी ज्वाइनिंग इन। कुछ। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।